हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स बताया, जिसमें हम लोग डिटेल से सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। उसमें देखा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक लेके जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो प्लांट्स के अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीजें पहुंचाता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस होता है जिसपे हम वाटर, मिनरल्स और फूड्स को प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि प्लांट की बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, या पानी हो या मिनरल्स हो या फूड जो मैन्युफैक्चर हुआ है, लीव्स है, जो वो वहां तक पहुंच सके। तो जो सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है उसको ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट के अंदर वस्कुलर सिस्टम होता है जिसका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का। यानी कि जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पानी पहुंचाता है, मिनरल्स पहुंचाता है और फूड पहुंचाता है, ठीक है। वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार की वस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनता है। एक को जाइलम कहते हैं और एक को हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का जो मेन काम होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। मतलब जो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है वो प्लांट के बाकी हिस्सों तक भी पानी पहुंच सके और ये मिनरल्स पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी होती है जाइलम के ऊपर। और फूड जो मैन्युफैक्चर लीव्स में होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फ्लोएम का। तो हमको देखना है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो वस्कुलर सिस्टम करता है। और वस्कुलर सिस्टम दो प्रकार के वस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनता है, एक को जाइलम कहते हैं और एक को फ्लोएम कहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस करती हैं और जिससे आपका फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में। अब फूड तो मैन्युफैक्चर हो गया लीव्स में, लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट अकेले अकेले लीव्स में थोड़ी ना होती है, प्लांट के और भी हिस्से को फूड की जरूरत होती है। तो लीव से ये फूड प्लांट के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचे, ब्रांचेस में, स्टेम्स में, रूट्स पे कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किए, उसकी भी जरूरत पड़ती है प्लांट्स के अलग अलग हिस्से में, है ना। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा प्लांट के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है। वाटर और मिनरल्स के अलावा जो सॉइल से जो प्लांट को मिलता है वो और क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है और भी प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के हर एक हिस्से को होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से ये सारी चीजें, या तो फूड हो या आपका पानी हो या मिनरल्स हो जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और इनके अलावा और भी बाकी मिनरल्स, ये प्लांट के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। और जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वस्कुलर सिस्टम कहलाता है प्लांट्स के केस में। और वस्कुलर सिस्टम दो प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बनता है जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और ये दो प्रकार के टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. आपको पता है रूट्स का जो फंक्शन होता है, ये रूट्स जो दिख रही है प्लांट की, ये क्या करती है? पानी तो एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, साथ साथ में सॉइल के पास अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ या बाकी के जो मिनरल्स हुए, वो भी पानी में डिसॉल्व होके ये रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। If the distance between the soil contacting organs and chlorophyll contacting organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all part of the plant body. Suppose करो कि आपका प्लांट या जो पौधे का साइज है वो छोटा है, यानी कि ये जहां से पानी एब्जॉर्ब हुआ और जहां फूड मैन्युफैक्चर हुआ, रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ऐसे में तो बहुत आसानी से डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा पानी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएगा और आपका जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है लीव से वो ऊपर से नीचे तक आ जाता है,
ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि प्लांट बहुत बड़ा है, जैसे टॉल ट्रीज वगैरह हैं, तो उसमें अकेले डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। तो इसमें फिर एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है और बाकी भी कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीका क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, एक तरीका है डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं अपने उस एरिया से जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस एरिया की तरफ जहां उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे कि सपोज करो कि रूट्स ने पानी एब्सॉर्ब किया है ना सॉइल से, तो रूट्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के बाकी के हिस्सों से ज्यादा है। इसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, या प्लांट की ब्रांचेस में जाएगा या स्टेम्स में जाएगा जहां पर पानी की कमी है, और इस तरह से वो डिफ्यूज होगा। इसी तरीके से आपने देखा कि अगर प्लांट ने फूड मैन्युफैक्चर किया, उसकी क्वांटिटी कहाँ ज्यादा है, लीव्स में ज्यादा है, बाकी हिस्से में कम है, तो धीरे धीरे डिफ्यूज होकर फूड नीचे आएगा। तो एक तरीका तो ये हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब तक लागू होता है जब तक पौधे का साइज छोटा होता है। बट इफ these distances become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots। देखिए, अगर प्लांट बहुत बड़ा है साइज में, तो अकेले डिफ्यूजन का प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो दूसरी चीजें भी करनी जरूरी होती है, दूसरा सिस्टम भी आता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम अभी आज पढ़ रहे हैं। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, है ना। आपको पता है अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार के एनर्जी नीड्स होती हैं, किसी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, किसी को कम एनर्जी की जरूरत होती है। आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, प्लांट अधिकतर डेड सेल्स से बने हुए होते हैं। प्लांट के केस में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं होती है। इससे जो प्लांट में जो सर्कुलेटरी या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो होता है। जैसे कि इंसान हुए या कोई और एनिमल्स हुए, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है क्योंकि वो मूव करते हैं यहाँ से वहां, है ना, और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए उनमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसलिए उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो फास्ट होता है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट आपको पता है एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनकी अधिकांश हिस्सा डेड सेल्स या टिश्यू से मिलकर बनता है। तो ऐसे केस में प्लांट्स में जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इफेक्टिवली वर्क कर जाता है, यानी कि धीरे धीरे भी चीजें यहाँ से वहां मूव होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो प्लांट के लिए वो चीज सफिशिएंट होती है। The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees। देखिए, प्लांट के केस में क्या होता है, कभी कभी जो डिस्टेंस मूव करना होता है, जैसे पानी को नीचे से लेकर ऊपर तक जाना होता है, या फूड जो ऊपर से लेकर नीचे तक आया है, वो डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है इन केस ऑफ टॉल ट्रीज। जैसे इक्लिप्टस का प्लांट आपने देखा, वो बहुत टॉल होता है। ऐसे पाइन ट्रीज वगैरह हुई, या बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ या नीम का पेड़ हुआ, ये काफी टॉल ट्रीज होते हैं। और इसमें जब आपको पानी नीचे से ऊपर जाना है पेड़ में, या उनकी पत्तियों में जो खाना बना है वो ऊपर से नीचे आना है या अलग अलग पार्ट्स में जाना है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है, तो अकेले डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं होता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है, जो एनर्जी लीव्स में स्टोर है फूड के रूप में, या जो रॉ मटेरियल्स रूट ने स्टोर कर रखा है वाटर और मिनरल्स के रूप में, उसको प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना। ठीक है। In plant, transportation is a process of moving water, nutrients, gases and waste products throughout the plant। तो हम नटशेल में बोल सकते हैं कि प्लांट से केस में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें पानी, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स पूरे प्लांट के पूरी बॉडी में मूव होते हैं, है ना। अलग अलग हिस्सों तक गैस का पहुंचना, न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, वाटर का पहुंचना या मिनरल सॉल्ट का पहुंचना, यही काम होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। दो प्रकार के वस्कुलर टिश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जाइलम, जाइलम का काम होता है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स की तरफ पहुंचाना। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, ये जो जो तुम्हारे वो जाइलम होता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जाइलम वेसल्स होते हैं, और ये वेसल्स एक कंटिन्यूअस ट्यूब, एक चैनल की तरह बना लेते हैं। आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये लगे रहते हैं, और इसमें आपका पानी जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है और साथ में जो मिनरल्स उसमें डिसॉल्व है, वो
रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट में जाइलम के थ्रू प्लांट के बाकी हिस्से तक पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं ब्लू एरो दिखा रहा है कि पानी जो है ये रूट से एब्जॉर्ब होके ऊपर तक पहुंच रहा है या ब्रांचेस में या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जाइलम क्या करता है, मूव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। Xylem is a vascular tissue that runs from top to the bottom of the plant. जो xylem tissues होते हैं प्लांट के ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में xylem होते हैं, xylem tissues होते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये चेन ब्रेक हो जाएगी तो बाकी के हिस्से में पानी कैसे पहुंचेगा, है ना। इसलिए ये जो xylem का जो कॉलम होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब प्लांट्स की लीव से लेके रूट तक पूरे में xylem के टिश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से पानी जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो इन्हीं जाइलम टिश्यूज को द्वारा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना। आपको पता है कि प्लांट्स में पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी का मूवमेंट जो होगा या पानी और डिसॉल्व मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है वो बॉटम से टॉप की तरफ होता है। देखो एरो का डायरेक्शन देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। उसी तरीके से दूसरा जो वस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है जो फूड लीव्स ने मैन्युफैक्चर किया है, जो शुगर के रूप में स्टोर है और जो भी एनर्जी बनी है उसको लीव्स से रेस्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना। जो फ्लोएम होते हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। मतलब फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और साइड वाइज भी आपका जो फूड है, एनर्जी है और शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तो जाइलम के केस में जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल या सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जबकि या अपवर्ड डायरेक्शन के रूप में आप याद रखो। जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है फूड का, शुगर का और एनर्जी का, वो बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी कि अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है, यानी कि ये जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, देखो आप इसमें देख एरो, तुम्हारा कुछ एरो जो फ्लोएम के केस में दिखा रहे हो, कुछ एरो अपवर्ड दिखा रहे हैं तो कुछ एरो डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। फिर अब ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, यानी कि जो फूड होता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। तो फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। नाउ जाइलम के बारे में हम और जानते हैं। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियाज of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. क्या होता है, जो तुम्हारे जो जाइलम टिश्यूज हैं उसमें जाइलम टिश्यूज तुम्हारे वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स जो होते हैं वो पूरे रूट, स्टेम्स और लीव्स से पूरे एक चैनल बनाए रहते हैं। ठीक है ना, एक पूरा चैनल होता है नीचे से लेके ऊपर तक, एक चैनल, कंटिन्यूस चैनल होता है जाइलम टिश्यूज का। और इससे तुम्हारा जो पानी होता है वो प्लांट के अलग अलग हिस्से में नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है। रूट से एब्जॉर्ब किया, देखो ऐसे एब्जॉर्ब किया, पूरे हर जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। है, इसमें भी आप देख रहे हो रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर रही है और इस तरीके से लीव्स में भी पहुंच रहा है पानी, स्टेम्स में भी जा रहा है और प्लांट के ऊपर के हिस्से में भी जा रहा है। तो इस जाइलम टिश्यू का एक कंटिन्यूस चैनल होता है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें तुम्हारा पानी एब्जॉर्ब होके पहुंचता जाता है। एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तुम्हें पता है कि ये जो रूट्स हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में है। आपने सॉइल में पानी डाला तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा या है ना, और फिर ये जो पानी है वो कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, रूट्स एब्सॉर्ब कर लेंगे। This create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. And water therefore moves into the roots of the soil to eliminate the difference. अब क्या हुआ, जब आपने पानी soil में डाला तो soil में पानी के जो ions है उनका concentration ज्यादा हो गया, जबकि plant के जो roots है उसमें पानी का concentration कम है। तो क्या होगा, जो excess water है वो soil से किसकी तरफ जाएगा, roots की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि हमेशा वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा ताकि दोनों तरफ concentration सेम रहे। तो जब सॉइल में पानी की मात्रा ज्यादा है रूट से, तो पानी तुम्हारा सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा, है ना। तो आप देख रहे हो ये पानी ज्यादा है तो पानी तुम्हारा रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया और ये तुम्हारे रूट्स के अंदर ये पानी जा रहा है। This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. तो क्या होता है, ये रूट, देखो ये जो रूट है ना उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं, रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब किया और ये धीरे धीरे पानी ऊपर जा रहा है और यही जो कॉलम है ये कंटिन्यूस बन जाएगा, तो नीचे से लेके ऊपर तक पानी ऐसा आपका मूव करेगा। जैसे आज इस वाले इसमें देख रहे हैं पानी इसने रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर पानी ऊपर 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 चला जाएगा। ठीक है,
However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water the heights that we commonly see in plants. लेकिन सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से पानी तुम्हारे प्लांट के टॉप तक नहीं पहुंच सकता है। देखो क्या हुआ, जैसे रूट्स ने एब्जॉर्ब किया पानी, तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो पानी तुम्हारा और ऊपर खिसक गया। फिर रूट से और पानी एब्जॉर्ब किया तो वो और प्रेशर डेवलप हुआ तो पानी और ऊपर चला गया। तो इस तरीके से रूट प्रेशर पानी को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन ये चीज सफिशिएंट होती है छोटे प्लांट के लिए। पौधों में तो क्या होता है कि रूट प्रेशर के द्वारा ही पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ये टॉल ट्रीज है, तो इसमें अगर रूट प्रेशर से पानी तुम्हारे पूरे tip नहीं पहुंच पाएगा। वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो कवर कर लेगा, लेकिन पूरे टिप पानी पहुंचाने के लिए अकेले रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यहाँ से पानी नीचे रूट प्रेशर के द्वारा पुश होता है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है उस प्रोसेस के द्वारा एक पुल क्रिएट होता है जो पानी को ऊपर खींचता है। और इस तरीके से जो पानी होता है वो बॉटम से लेके टॉप तक पहुंच जाता है। क्योंकि भाई इनके पास तो कोई पंपिंग ऑर्गन वगैरह होता नहीं है। जैसे हमारे केस में तो हार्ट होता है एक पंपिंग ऑर्गन, जो पूरे हमारे टोस के टिप तक ब्लड पहुंचा देता है, पंप कर देता है। लेकिन प्लांट के केस में तो ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। तो किस तरीके से पानी तुम्हारा नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है ना? तो एक तो उसके लिए दो चीजें काम करती है। एक तो होता है रूट प्रेशर, जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और रूट में प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ पुश होता है ना? दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट आता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ खिंच, वो होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से पानी ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। ठीक है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो भी हम देखते हैं। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water that is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. अब देखो आपने प्लांट को सफिशिएंट पानी डाल दिया, पानी दे दिया। अब पानी जो अगर आपने सफिशिएंट पानी दे दिया, तो आपको पता है कि आप जितना पानी डालते हो प्लांट में, उसमें जो 90% जो वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में प्लांट्स के एरियल पार्ट से लॉस हो जाता है ना? प्लांट के जो ऊपरी हिस्सा है वो 90% जो पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है उसको एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देता है वाटर वेपर के रूप में। इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उससे क्या फायदा होता है? रूट प्रेशर तो पानी को ऊपर की तरफ पुश कर ही रहा है, उसी साथ साथ में जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तो जो पानी ऊपर ऊपर तुम्हारा वेपर के रूप में उड़ रहा है प्लांट के ऊपर से, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऊपर के हिस्से में पानी की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, नीचे से पानी और खींचता है, और फिर जब वो वाला पानी बढ़ जाता है तो फिर और ही पानी खींचता है। तो एक तरीके से ये तो पुश कर ही रहा है पानी के ऊपर, और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है ना? और जिसकी वजह से पानी तुम्हारा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है ना, नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हारा पानी जाता है। और फिर पानी जब एरियल पार्ट्स में आता है तो वाटर वेपर के रूप में ये एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। मतलब अगर आपने पानी डाला पौधे में तो उसका 90% पानी तो उड़ जाएगा वेपर के रूप में, और बाकी का 10% जो पानी होता है वो फोटोसिंथेसिस के में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। राइट? So, in fact, the evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction pull that pulls water from the xylem cells of the root. तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जो कि पानी को xylem cells में पुश करता है, और पानी तुम्हारा रूट से धीरे 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 ऊपर तक पहुंचता है। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो ये ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब प्लांट्स के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट मतलब जो हिस्सा हवा में है ना, जो हिस्सा ऊपर है। ये रूट्स तो क्या होता है, सॉइल के अंदर होती है। प्लांट का जितना हिस्सा हवा में है उससे अगर पानी वाटर वेपर के रूप में उड़ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. तो ट्रांसपिरेशन होता है, वो क्या करता है, उसके दो फंक्शन होते हैं। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से रूट और पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और धीरे धीरे जो चीजें होती है रूट से लीव्स की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो
पानी को और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में तो मदद करता ही है ट्रांसपिरेशन, साथ जब पानी वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है तो वो क्या करता है अपने साथ प्लांट की जो हीट होती है उसको भी लूज कर देता है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है और प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट कर देता है। जिस तरीके से जब गर्मियों में हमको पसीना आता है तो पसीना जब आता है और पसीना जब उड़ता है तो हमारे शरीर में जो अंदर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो आपका रेगुलेट हो जाता है और हमको कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक उसी तरीके से जब पेड़ों में ट्रांसपिरेशन होता है तो ये ट्रांसपिरेशन साथ साथ में क्या करता है, प्लांट की जो हीट है उसको भी अपने साथ बाहर निकाल देता है, प्लांट में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, तो ट्रांसपिरेशन का दो काम है, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना और दूसरा एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करना जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स प्लांट के ऊपरी हिस्से तक ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। देखो मैंने आपको बोला ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो रूट प्रेशर की वजह से वो मूव करता है नीचे से ऊपर में और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब रात के समय में तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो रात के समय में जो तुम्हारा मूवमेंट होता है उसमें जो मेन रोल होता है वो रूट प्रेशर का होता है। मतलब रात में अगर पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मेन किसका रोल होता है, रूट प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन दिन के समय में जब स्टोमेटा खुले होते हैं और ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो ज्यादा एक्टिवली पानी को ऊपर की तरफ खींचता है बजाय के रूट प्रेशर, है ना। तो दिन में किसका असर ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ खिंचता है, क्योंकि ऊपर से पानी लगातार लूज हो रहा है, तो ऊपर जो है पानी की कमी बनी हुई है तो उसको पानी चाहिए तो वो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो दिन के समय में ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि रात में जब ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है तो रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और पानी के साथ साथ जो उसमें डिजोल्व मिनरल्स सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये था वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा खाना बनाया है ना, तो वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। तो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, उसके लिए एक दूसरा मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और इस मस्कुलर टिश्यू को हम फ्लोएम कहते हैं। यानी कि पानी आपका अलग रास्ते से ट्रेवल करता है और फूड मटेरियल अलग रास्ते से ट्रेवल करता है। पानी आपका जाइलम के थ्रू ट्रेवल करता है जबकि फूड मटेरियल आपका फ्लोएम के थ्रू ट्रेवल करता है। So far, we have discussed the transport of water and minerals in plants. Let us examine how the products of metabolic process, especially photosynthesis, are transported from the leaves where they are produced to other parts of the plant. तो leaves में जो खाना manufacture हुआ है, वो plant के बाकी के हिस्से में कैसे पहुंच रहा है? This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. तो जो ये soluble product है, जो photosynthesis में आपके जो फूड बना, जो शुगर बनी है वो क्या होता है पानी में डिसॉल्व हो जाती है और वो फ्लोएम के द्वारा प्लांट के अलग अलग हिस्से में पहुंचती है। इसको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्लोएम के द्वारा होता है तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances. फोटोसिंथेसिस में जो बना वो तो ट्रांसलोकेट करता ही है फ्लोएम, साथ साथ में अमीनो एसिड और भी बाकी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम फ्लोएम ही करता है। These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. जो लीव्स ने भोजन बनाया है या बाकी की जो फूड मटेरियल है जो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है वो कहाँ जाते हैं, वो स्टोरेज ऑर्गन में जाते हैं और वो रूट्स में या फ्रूट्स में या सीड्स में या ग्रोइंग ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाते हैं और जब इनको इस चीज की जरूरत होती है तब उसको यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज कर लेते हैं और अगर नहीं जरूरत होती है तो इन्हीं एरिया में वो चीज फूड आके स्टोर हो जाता है। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. आपको पता है कि जो फ्लोएम होते हैं और जाइलम होते हैं वो दोनों चार प्रकार के सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो फ्लोएम के केस में जो ट्रांसलोकेशन होता है वो सीव ट्यूब और एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है और फ्लोएम में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का और अदर मटेरियल का वो डायरेक्शन में होता है, मतलब ऊपर से नीचे भी होता है नीचे से ऊपर भी होता है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का काम करता है जबकि जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि
ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है प्लांट्स में वो वस्कुलर टिश्यूज करते हैं, और ये तो दोनों एक साथ वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्लांट से टॉप ऑफ द प्लांट में, ठीक है ना। तो रूट्स जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वो जाइलम के द्वारा प्लांट के ऊपरी हिस्सों में पहुंचता है। इसमें दो प्रेशर काम करते हैं, एक तो होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर क्या होता है, जब रूट्स में पानी का दबाव बढ़ जाता है तो पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला आता है, इसको हम रूट प्रेशर कहते हैं, और इस तरह से पानी प्लांट के ऊपरी हिस्सों में पहुंचता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जब पानी तुम्हारा वाटर वेपर के रूप में प्लांट के एरियल पार्ट से एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है या लॉस हो जाता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्योंकि प्लांट का ऊपरी हिस्सा लगातार एटमॉस्फेयर में पानी को भाप के रूप में छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ऊपर के हिस्सों में पानी की हमेशा कमी रहती है, तो वो इसकी वजह से एक पुल जनरेट होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, और नीचे से वो पानी ऊपर की तरफ वो लगातार खींचता चला जाता है। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर की वजह से पानी तुम्हारा प्लांट के नीचे से यानी कि रूट से प्लांट के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाया है, और भी जो अदर मिनरल्स और भी अदर जो मटेरियल्स है, लेकिन जैसे कि अमीनो एसिड्स है और भी चीजें हैं, उनको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो एक अलग टिश्यू करता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। जो फ्लोएम होते हैं जब वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड का तो उसको ट्रांसलोकेशन करते कहते हैं, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन दोनों डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी करता है। फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में जो भोजन बना है उसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है, स्पेशली वो स्टोरेज और ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ये फूड जाके रूट्स में या स्टेम्स में या फ्रूट्स में या सीड्स में या ग्रोइंग ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाता है, और जब इन ऑर्गन्स को फूड की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीडाइज करके इसमें से एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। Unlike transportation in the xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हो रहा था, लेकिन जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और ये एनर्जी काय से निकलती है, एटीपी से। आपको पता है ना कि एनिमल्स के केस में भी और प्लांट्स के केस में भी जो भी एनर्जी बनती है वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाती है, और जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है तो यही एटीपी से एनर्जी रिलीज हो आती है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव है, यानी कि इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी लगता है, यानी कि कुछ एनर्जी भी खर्च होती है। This increases osmotic pressure of the tissue causing water to move in. जब क्या होता है, देखो इसको, materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. फ्लोएम में सक्रोज आके ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी का इस्तेमाल करके लीफ से जो सक्रोज है वो फ्लोएम में आ जाता है। फ्लोएम में क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए जो क्या होता है, जो पानी होता है वो इसके अंदर आता है। This pressure moves the material in the phloem to tissues that have less pressure. तो इसकी वजह से क्या होता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्लोएम में प्रेशर बढ़ गया और उसके आसपास के जो जो टिश्यूज है उसमें प्रेशर कम है, तो तुम्हारा जो फूड मटेरियल है वो क्या हो जाता है, फ्लोएम से उस टिश्यू की तरफ चला जाता है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और इस तरीके से आपका जो फूड होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फूड आपका मूव हो जाता है। ठीक है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, तो प्लांट की जरूरत के हिसाब से वो फ्लोएम खाना वहां तक पहुंचा देता है। For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissues is transported to the birds which need the energy to grow. जैसे कि स्प्रिंग के सीजन में जो खाना रूट्स में या स्टेम्स में स्टोर है वो जो प्लांट की जो बर्ड्स होती है यानी कि जो कलियां होती है उनमें ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ये कली को सफिशिएंट एनर्जी मिल सके और ये जो बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जाइलम जब ट्रांसपोर्टेशन करता है तो कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है तो उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और
इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना? जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। तो फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव होता है, इसमें आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है, जबकि जाइलम के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको एटीपी की जरूरत नहीं होती है। वो रूट प्रेशर के द्वारा और ट्रांसपोर्टेशन पुल के द्वारा ही आपका जो वाटर है और मिनरल्स है नीचे से ऊपर की तरफ भेज देता है। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है इस बुक में, इस चैप्टर में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। एक्टिविटी 5.8 क्या बोलता है कि टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। दो आप गमले ले लीजिए एक ही साइज के, और उसमें एक जैसे अमाउंट की सॉइल भर दीजिए। एक गमले में आप पौधा लगा दो और दूसरे गमले में आप सिर्फ एक डंडी लगा दो जिसकी हाइट उतनी हो जितनी की उस पौधे की है। ठीक है, अब दोनों की सॉइल को आप प्लास्टिक शीट से कवर कर दो ताकि कोई भी नमी, जो मिट्टी से कोई भी नमी उड़ के बाहर न आ सके। Cover both sets, one with the plant and other with a stick with plastic sheets and place it in bright sunlight for half an hour. दोनों गमले में, एक में जिसमें पौधा रखा है तो पौधे को आप प्लास्टिक शीट से कवर कर लीजिए, और दूसरा गमला जिसमें आपने सिर्फ डंडी लगा रखी है उसको भी आप प्लास्टिक शीट्स से कवर कर लीजिए। दोनों गमले को उठा के आप सनलाइट में रख दीजिए करीब आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे दोनों केसेस में? आप जब आधे घंटे के बाद इस तरीके सेटअप आपको हो जाएगा, इसमें सिर्फ डंडी लगी है, उसको आपने पॉलिथीन से कवर कर दिया और इसमें प्लांट लगा के आपने इसको इस तरह से बेल जार से कवर कर दिया। फिर आप आधे घंटे के बाद इसको देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जिस पॉट में प्लांट लगा हुआ है उसके पॉलिथीन के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। दिख रहे हैं आपको? ये पानी की बूंदें दिख रही हैं। जबकि जिसकी डंडी, जिसमें सिर्फ डंडी लगी थी या डंडी नहीं लगाई थी, उसके अंदर वाले उसमें आपको कोई भी पानी की बूंदें नहीं दिखेंगी। तो आखिर ये वाली फर्स्ट एटम में, यानी कि जिसमें पौधा लगा हुआ है, उस पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? वो मैं बताती हूँ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी फाउंड ऑन द प्लास्टिक शीट हैविंग प्लांट एंड नो वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी फाउंड ऑन द प्लास्टिक शीट्स विद व्हिच कवर्स द स्टिक। तो जो उसमें जो तुम्हारा प्लांट लगा है उसकी प्लास्टिक शीट्स के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, लेकिन जिसमें प्लांट नहीं लगा हुआ है उसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, जिसके में प्लांट लगा है उसमें दिख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और जिसमें प्लांट नहीं लगा है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? We know that the plants liberate water molecules into the air through transpiration. आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पौधा होता है वो वाटर को रिलीज करता है ना? और वाटर, क्योंकि ये वाला प्लांट जो है प्लास्टिक शीट से कवर है, तो वाटर के वेपर के रूप में लूज हो रहा था, लेकिन इस वाटर वेपर को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि ये प्लास्टिक शीट से कवर है। तो ये जो वाटर वेपर जो उड़े वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट के रूप में जो ये प्लास्टिक शीट है उसके अंदर तुम्हारे कंडेंस हो गए, है ना? और इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। ड्यू टू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द प्लास्टिक शीट। और यही वजह है कि जो वाटर वेपर, जो प्लास्टिक शीट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा प्लांट ने लूज किए हैं। This does not occur in the pot without the plant due to the lack of transpiration। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दूसरे सेटअप में नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्लांट नहीं लगा, तो उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, इसलिए कोई पानी उड़ा नहीं, इसलिए कोई पानी आपका प्लास्टिक शीट के अंदर आया नहीं। इसका मतलब क्या होता है? We can conclude that transpiration in plant creates a pressure in the roots result in water and mineral absorption। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है वो उसमें ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करता है जो कि रूट्स को पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए मजबूर करता है। और इस तरीके से लगातार जड़ें जो होती हैं वो अपनी सॉइल से पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और पानी के जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं या एरियल पार्ट होता है, इस पानी को भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में छोड़ता रहता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको कवर कर दिए। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है, और एक्सक्रीशन पढ़ लिया है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू।